हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशंस के बारे में। किसके बारे में? फर्टिलाइजेशन, जिसकी हिंदी होती है निषेचन। क्या होती है? निषेचन, इसकी अंग्रेजी होती है। तो ये आज हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करते हैं? फर्टिलाइजेशन, जो ह्यूमन बींग्स का सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज होता है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यही फर्टिलाइजेशन आपको डिनोट्स करता है कि आपका युग्मक या फिर आपका जो है कि शिशु किस प्रकार से डेवलप करता है, या उसमें ट्विंस पैदा होते हैं, या उसमें किस प्रकार का लिंग निर्धारण। ये सब सारी चीज़ें आपका जो है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद एक कंप्लीट शिशु को एक अग्रसित करता है, एक कंप्लीट शिशु को, और यह जो है कि अग्रसित करता है। तो फर्टिलाइजेशन वह क्रिया विधि है जो मैथुन क्रिया के बाद गर्भाशय में, क्या गर्भाशय में या योनि मार्ग में, नहीं योनि मार्ग नहीं कह सकते हैं, गर्भाशय सिर्फ बोल सकते हैं। तो मैथुन क्रिया के बाद गर्भाशय में या गर्भाशय के एम्पुला मतलब तो फूला हुआ भाग, एम्पुला तक तथा अंडाशय द्वारा मोचित एम्पुला स्थान पर, क्या कहते हैं? एम्पुला स्थान पर अंडाणु तथा स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है। निषेचन मैं आपको बता देता हूँ एकदम साफ अक्षरों में कि निषेचन क्या होता है। कि मैथुन क्रिया के बाद, क्या कहते हैं कि मैथुन क्रिया के बाद गर्भाशय के एम्पुला स्थान पर अंडाणु तथा स्पर्म का मिलना निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी आवरण जोना पेल्यूसा स्पर के संपर्क में आ जाते हैं। क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो शुक्राणु और अंडाणु का जो पारदर्शी, क्या होता है? जो पारदर्शी जो कारण से कि जो पारदर्शी आवरण होता है, वह जो है जोना पेल्यूसिडा के संपर्क में आ जाता है। क्या होता है? आ जाता है। बात समझ में आई? कहते हैं कि जब मैथुन क्रिया के बाद गर्भाशय के यानी यूट्रस के जो है कि एम्पुला वाले भाग पर अंडाणु तथा स्पर्म का मिलना जो है आपका फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद जो शुक्राणु और अंडाणु का जो पारदर्शी आवरण होता है, वह जोना पेल्यूसिडा के संपर्क में आ जाता है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। कि फर्टिलाइजेशन होता कैसा है कि जो स्पर्म में पाया जाने वाला, या फिर स्पर्म में जो पाया जाने वाला एक्रोसोम जो होता है, जो स्पर्म का हेड पर पाया जाता है एक्रोसोम, यह एक्रोसोम क्या करता है? सिक्रीशन करता है एक तरल पदार्थ का। सिक्रीशन करता है और यह जो है कि अंडाणु के सिक्रीशन करता है, जो कि अंडाणु के आवरण को विभेदित कर देता है और क्या करता है? स्पर्म तब जो है कि इसके साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा झिल्ली में पहुंच जाता है।
ठीक। क्या कहते हैं कि ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है कि क्वाइटस के बाद जब स्पर्म जो है कि योनि मार्ग से होते हुए यूट्रस में पहुंचता है, तो यूट्रस के जो है कि एम्पुला भाग पर अंडाणु तथा स्पर्म मिलते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन अर्थात संलयन होते हैं, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्रिया वह हो गई कि फर्टिलाइजेशन अब होता कैसे है, जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, संलयन होता है, तो होता कैसे है कि जो स्पर्म में पाए जाने वाले एक्रोसोम होते हैं, एक्रोसोम जो होते हैं, यह एक्रोसोम एक तरल सिक्रीशन करता है, एक तरल पदार्थ का सिक्रीशन करता है, जो कि अंडाणु के आवरण को जो है कि छेद कर देता है या अंडाणु के आवरण में विभेद कर देता है। जब यह विभेदित कर देता है तब जो है कि स्पर्म जो है कि अंडाणु के साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा झिल्ली में पहुंच जाता है, और जब पहुंच जाता है तब वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। क्या होती है, संपन्न हो जाती है। जब संपन्न हो जाती है तो यह क्रिया सेकेंडरी oocyte के अर्धसूत्री विभाजन के प्रेरण से होता है। जो यह विभेदन की क्रिया होती है, विभेदन की जो क्रिया होती है, विभेदन की क्रिया होती है, जो कि स्पर्म द्वारा जो अंडाणु पर विभेदन की जो क्रिया होती है, यह जो है कि सेकेंडरी जो oocytes बने होते हैं, सेकेंडरी oocytes के अर्धसूत्री विभाजन की प्रेरित से होता है। क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन का जो प्रेरण होता है, सेकेंडरी oocyte के जो सेकेंडरी अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके प्रेरण द्वारा जो है एक्रोसोम्स जो है कि अंडाणु में विभेदन क्रिया स्टार्ट करता है। अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु मतलब हैप्लॉइड oocytes बनते हैं। ठीक। जो होता है कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो असमान होता है, असमान होता है और इसके फलस्वरूप सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है। क्या होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है और एक अगुणित हैप्लॉइड का निर्माण होता है, हैप्लॉइड oocytes का निर्माण होता है। फिर से आप ध्यान लीजिए कि क्या कहते हैं कि विभेदन की जो क्रिया होती है यह सेकेंडरी oocyte के अर्धसूत्री विभाजन की प्रेरणा से होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होती है तब जो है कि एक्रोसोम द्वारा तरल पदार्थ का सिक्रीशन होता है और यह तरल पदार्थ जो है आपका अंडाणु के साइटोप्लाज्म या जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको विभेदन या जो उसका आवरण होता है उसको विभेदित करता है, और जब ये विभेदित करता है तब जाकर के यह साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा झिल्ली में अंडाणु की पहुंचता है। और वहां पर पहुंचने के बाद जो ये अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है, पहुंचने पर इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, इसमें सेकेंडरी oocytes में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके फलस्वरूप जो है कि सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है। और जब सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है उसी समय एक हैप्लॉइड अंडाणु का निर्माण भी होता है। क्या होता है, एक हैप्लॉइड oocytes भी बनते हैं। क्या बनते हैं, एक हैप्लॉइड oocytes भी बनते हैं। कहते हैं कि स्पर्म अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन होता है जिससे कि द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। स्पर्म अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ जो है संलयन जब होता है उसी समय जो है कि द्विगुणित जब होता है जिससे कि द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है, जब स्पर्म जो है कि अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन करता है जिससे कि द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। फिर से सुन लीजिए कि स्पर्म अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन होता है जिससे कि द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। अब जो है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है।
क्लीवेज होता है जिसको कहते हैं क्लीवेज, हाँ। उसके बाद जो है कि इसमें जो जाइगोट होता है, जाइगोट बनने के बाद जो है कि उसमें समसूत्री विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है, समसूत्री विभाजन होने लगता है, जैसा कि आपको कहते हैं क्लीवेज। ठीक, क्लीवेज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यह क्रिया जो है कि जाइगोट स्थमस संकीर्ण भाग की ओर, गर्भाशय की ओर बढ़ता चला जाता है, मतलब एम्पुला पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। फिर यह जो है कि स्थमस भाग में आता है। स्थमस भाग में आने पर जो है कि यह लगभग यह जो है कि यूट्रस तक पहुँचते पहुँचे 2, 4, 8 तथा 16 कोशिकाओं का एक ब्लास्टोमर्स तैयार हो जाता है, एक कोरक खंड बनकर तैयार हो जाता है। कोरक खंड को ब्लास्टोमर्स कहा जाता है। जाइगोट बनने के बाद मतलब स्पर्म के अंडाणु, स्पर्म जो होते हैं अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन होने के बाद जो है एक जाइगोट निर्माण करते हैं। जाइगोट का निर्माण होने के बाद जो है कि समसूत्री विभाजन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। यह समसूत्री विभाजन जो है कि यूट्रस के संकीर्ण भाग पर यानी स्थमस भाग पर स्टार्ट होना चालू हो जाती है। उसको यूट्रस तक आते आते उसमें 2, 4, 8 तथा 16 कोरक खंड वाले एक भ्रूण की जो है कि संरचना हो जाती है, संतत कोशिका बन जाती है। इस कोरक खंड को जो है कि ब्लास्टोमर्स कहा जाता है अंग्रेजी में। कोरक खंड की अंग्रेजी होती है ब्लास्टोमर्स। क्या होती है ब्लास्टोमर्स? मतलब क्या होती है 2, 4, 8 तथा 16 संतत कोशिकाओं वाले कोरक खंड का निर्माण हो जाता है। संतत कोशिकाओं वाले ब्लास्टोमर्स का निर्माण हो जाता है। कहते हैं कि 8 से 16 ब्लास्टोमर्स जो होते हैं, ब्लास्टोमर्स वाले भ्रूण को मारुला कहते हैं। 8 से 16 जो भ्रूण होते हैं, 8 से 16 जो भ्रूण वाले ब्लास्टोमर्स होते हैं, उस भ्रूण को जो है कि क्या बोलते हैं? मारुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मारुला कहते हैं। मारुला बार बार विभाजित तथा गर्भाशय की ओर बढ़ता है तथा अंत में ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहते हैं? यह जो मारुला होता है यह बार बार विभाजित होता है, बार बार विभाजित होता है तथा गर्भाशय की ओर बढ़ता रहता है। क्या होता है? यूट्रस तक आता रहता है, यूट्रस तक आते रहता है और अंत में क्या करता है? एक ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। क्या करता है? ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है, ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर से आप देख लीजिए कि कहते हैं कि आपका सूत्री विभाजन के बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है जो कि स्थमस भाग में होता है। फिर यह जो है कि यूट्रस तक आते आते 2, 4, 6, 8 तथा 16 की संख्या में संतत कोशिकाओं वाले या 8, 16 की संख्या में या संतत कोशिका 8 से 16 की संख्या में यह जो है कि ब्लास्टोमर्स का निर्माण करता है। और 8 से 16 ब्लास्टोमर्स वाले भ्रूण को जो है कि मारुला कहा जाता है। यह मारुला जो है बार बार विभाजित होता रहता है और जो है कि यूट्रस की तरफ बढ़ता रहता है। क्या होता है? यूट्रस की तरफ बढ़ता रहता है और बाद में आकर के एक ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। ब्लास्टोसिस्ट के रूप में क्या होता है? यह परिवर्तित हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमर्स बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे ट्रोफोब्लास्ट या पोषक कोरक कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ब्लास्टोसिस्ट का जो निर्माण होता है, ब्लास्टोसिस्ट का जो निर्माण होता है, उस ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमर्स होते हैं, ब्लास्टोमर्स जो होते हैं बाहरी परत में व्यवस्थित रहते हैं। क्या होते हैं? बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं या पोषकोरक कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमर्स की जो बाहरी परत होती है या बाहरी परत में व्यवस्थित होती हैं, जिसे जो है कि ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक, तो कोशिकाओं के भीतरी समूह, क्या कहते हैं? कि कोशिकाओं के भीतरी समूह में जो ट्रोफोप्लास्ट से जुड़े रहते हैं उसे जो है कि इनर सेल मास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इनर सेल मास कहते हैं। क्या कहते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट से या जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, यह ट्रोफोब्लास्ट से जो कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं, जो अंतः कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं, उसे जो है क्या कहते हैं? इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास कहते हैं। ठीक, तत्पश्चात क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के अंतःस्थित। अब क्या कहते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है,
ब्लास्टोसिस्ट, फिर से लिख देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वह जो है कि यूट्रस के एक भाग पर जो एंडोमेट्रियम होता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट हो जाता है। क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है, और इम्प्लांट होने के बाद गर्भाशय भित्ति मतलब एंडोमेट्रियम से तथा भ्रूण के जो मिलाने वाली जो एक कोशिका होती है उसे जो है कि प्लेसेंटा बोला जाता है। अब प्लेसेंटा का कार्य हम आपको बता देते हैं। तो प्लेसेंटा का कार्य यह होता है कि यह जो है भ्रूण को भोजन, पोषण तथा आवश्यक पदार्थ प्रदान करते हैं। साथ ही साथ भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों को भी बाहर निकालते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण काम होता है किसका? प्लेसेंटा का। किसका काम होता है? प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? भ्रूण को जो है कि आवश्यक भोज्य पदार्थ देना, ठीक, पोषण देना, उसमें हानिकारक पदार्थों को न जाने देना, साथ ही साथ भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं या उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उसको जो है कि बाहर निकालने का यह कार्य करते हैं। ठीक, फिर से आपको देख लेते हैं कि कोशिकाओं के समूह जो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे जो है कि इनर सेल मास कहते हैं। ठीक, बाद में यह ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? एंडोमेट्रियम से जो है जुड़ जाता है। ठीक, जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद जो है कि यह एक कोशिका द्वारा जो है कि जुड़ा था जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के कार्य का होता है कि भ्रूण को उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना तथा उसे आवश्यक भोज्य पदार्थ तथा हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया को जो है कि उसके अंदर या भ्रूण के अंदर नहीं जाने देता है। ठीक, तो आज ये चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में हमें मोटिवेटेड मिलना रहेगा। वीडियो को लाइक भी करेंगे तो ज़्यादा हमें अच्छा रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।